नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये बने हैं आईएएस राजेश्वर सिंह। ये आईएएस राजेश्वर सिंह ने राजस्थान में संभागीय आयुक्त, पंचायती राज, इन सब डिपार्टमेंटों में इन्होंने कार्य किया है। ये फिलहाल रिटायर्ड थे, अब इनको वापस नियुक्ति दी है राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जगह। मधुकर गुप्ता की ये जगह लेंगे। खूब टाइम से आपने देखा पंचायती राज चुनाव है, जो सरपंच है इनके सबके इलेक्शन रुके हुए हैं, वहां प्रशासकों को लगा रखा है। अब ये चुनाव संभवतः जनवरी में इनके कुछ रिपोर्ट्स आनी है, तो जनवरी तक ये चुनाव होंगे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे हमारे आईएएस राजेश्वर सिंह, जिनके ऊपर ये दायित्व होगा कि वो पंचायती राज और ये सब चुनाव राजस्थान में करवाएं। ठीक है। महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं आचार्य देवव्रत, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो शपथ ली है वो संस्कृत भाषा में इन्होंने शपथ ली है। आरबीआई ने आजकल चूंकि नोटों में नकलीपन बहुत आ रहा है, मतलब खूब सारे लोग बाग नकली नोट छाप कर उसको अपनी करेंसी के साथ में यूज ले रहे हैं। तो आरबीआई ने नोटों की जानकारी अपन को कैसे मिले, इस हेतु एक माइक्रो साइट, एक छोटी साइट इन्होंने डेवलप की है, लॉन्च की है, और इसका नाम है indiancurrency.rbi.org.in। ठीक है। इसमें नोट का पूरी जानकारी रहेगी, किस नोट पे क्या इन्होंने चिन्ह दे रखा है, क्या हिडन नंबर्स हैं, क्या हिडन चिन्ह हैं, ये इन सब की जानकारी वहां पे आपको मिलेगी। और उस नोट का 360 रिव्यू आपको मिलेगा, ताकि आप असली और नकली नोट में पहचान आसानी से कर सको और एक ऑथेंटिक जानकारी अपने को मिल सके। भाई अपन सुनते हैं इस नोट में ये होना चाहिए, इस नोट में ये होना चाहिए, गांधी जी के पास में ऐसे रुपए लिखे होने चाहिए, जबकि ये सारी जानकारियां आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और आप असली और नकली नोट का पहचान कर सकते हो। 7 जो नेचुरल साइट्स हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में, इसमें टेंटेटिव लिस्ट में डाला है, ताकि ये आगे जाकर इन्हीं साइट में से कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाएगी। पहले टेंटेटिव लिस्ट में डालते हैं, फिर इन्हीं में से एक दो का सिलेक्शन करते हैं, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट हो गई भाई, ये टेंटेटिव लिस्ट में डाली है, भारत की है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनमें है डेक्कन ट्रैप, जो महाराष्ट्र है, जो मालवा का अपन इलाका बोलते हैं, जहाँ पे लावा आ गया था, डेक्कन ट्रैप इसको बोलते हैं, काली मृदा यहाँ पाई जाती है। दूसरा है सेंट मेरी आइलैंड, सेंट मेरी आइलैंड ये है कर्नाटक में। फिर अपन बात करते हैं मेघालय एज गुफाएं, ये मेघालय में है। मेघालय जहाँ पे ये गारो खासी जयंतिया, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहां की भी मेघालय एज गुफाएं हैं वहां पे। फिर है मात्रा हिल ऑफ योर लाइट, ये नागालैंड में है। फिर है एर्रे मट्टी डिबालू, ये आंध्र प्रदेश में है। तिरुमाला हिल्स आंध्रा में है, जहाँ पे तिरुपति भगवान विष्णु का जो मंदिर है तिरुपति बालाजी नाम से, वो तिरुपति हिल्स, तिरुमाला हिल्स उसको बोलते हैं, वहां पे तिरुपति का मंदिर है। तो तिरुमाला हिल्स भी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्होंने टेंटेटिव लिस्ट में डाला है। और फिर है वर्कला क्लिप्स, वर्कला क्लिप्स है केरल में। ठीक है। तो केरल, आंध्रा, नागालैंड, इन सब की साइट्स है जो टेंटेटिव लिस्ट में डाले हैं। अब भारत के 69 स्थल अभी तक टेंटेटिव लिस्ट में हैं। ठीक है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास ये 3 देशों में आयोजित होता है। ये 3 देशों का कोलैबोरेशन है, एक तो अमेरिका और एक जापान और एक दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है। और ये अभी अभ्यास ये किया गया फ्रीडम एज नाम का सैन्य अभ्यास, ये दक्षिणी कोरिया की एक साइट है जेजू द्वीप, एक द्वीप है वहां का, एक आइलैंड है जेजू नाम का, जो दक्षिणी कोरिया में है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। और कौन सी देशों की संयुक्त इसमें सैन्य टीमें हैं, वो है अमेरिका, यूएसए और जापान और दक्षिणी कोरिया। ठीक है। चीन में स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी आयोजित की गई, स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप ये बर्फ पे आयोजित की जाती है, और भारत ने इसमें गोल्ड जीता है। उन्होंने जीता है आनंद वेल कुमार ने, ये 100 मीटर में जीता है। सीनियर्स कैटेगरी में 1000 मीटर की स्केटिंग स्पीड रेस हुई उसमें जीता। और कृष कुमार ने जूनियर मेंस 1000 मीटर में गोल्ड जीता है। तो कृष कुमार और आनंद वेल कुमार दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो चीन में हुई उसमें इन्होंने ये जीता है। हथेई मिर्च को अभी मणिपुर का जो सिरारा खाग गांव है, वहां की हथेई मिर्च है, इसको
जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वहां से प्राप्त हुआ है कि भाई ये वहीं की ज्योग्राफी में पैदा होगी और हथेई मिर्च इस प्रकार फेमस होगी, इसको जीआई टैग अब मिल गया है। अब बात करते हैं इंस्पायर अवार्ड की। तो इंस्पायर अवार्ड विज्ञान व प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा दिया जाता है। 6th व 10th क्लास के छात्रों को दिया जाता है। और इस इंस्पायर अवार्ड में पूरे देश में बिहार का जो मुजफ्फरनगर जिला है, मुजफ्फरपुर जिला है, वो पहले स्थान पर वहां के बच्चे इसमें आए हैं। यूएन महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस यूएन के महासचिव है यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई। अभी यूनाइटेड नेशन का दिवस आने वाला है। प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो ये 17 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ। 17 सितंबर आपको पता है मोदी जी का जन्मदिन है और 2022 में उन्होंने निर्णय लिया था कि कूनो नेशनल पार्क में, नामीबिया जो अफ्रीका की साइट है, वहां से लगभग उन्होंने 8 चीते लाए थे, जो कूनो श्योपुर एमपी में जगह है, जो नेशनल पार्क है, वहां पे इन्होंने 8 चीते छोड़े थे और अब इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 25। वायुसेना का एक विमान है राफेल लड़ाकू विमान। अब 114 लड़ाकू विमान ये इस प्रकार खास है कि इनका निर्माण अब भारत में ही होगा। ये राफेल अपन डसाल्ट एविएशन जो फ्रांस की कंपनी है वहां से मंगाते थे और अब टाटा समूह इसके साथ पार्टनरशिप करेगा डसोल्ट के साथ में और भारत में ही इनका निर्माण होगा। तो अब 114 राफेल विमान भारत खरीदने का प्रस्ताव है और ये मेड इन इंडिया होंगे। इन विमानों का 60% से ज्यादा पार्ट भारत में बनेगा और टाटा समूह और डसोल्ट एविएशन जो फ्रांस कंपनी है ये मिलकर इसको तैयार करेंगे। ठीक है। मरियम फातिमा की बात करें, इसको वर्ल्ड एफएम का खिताब इन्होंने जीता है और ये बिहार की पहली महिला बनी है जिसने वर्ल्ड WFM वर्ल्ड फीडे मास्टर का खिताब जीता है। और ये जो WFM का खिताब है, फीडे मास्टर, वर्ल्ड फीडे मास्टर का खिताब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं मरियम फातिमा। ठीक है। फिर अपन बात करें हिंदू भूषण, स्टेच्यू ऑफ हिंदू भूषण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज है, इनकी 180 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है और ये पिंपरी चिंचवाड़ जो वहां की म्युनिसिपल काउंसिल है पुणे में, वहां पे ये बनी है स्टेच्यू ऑफ हिंदू भूषण। ठीक है। महाराज संभाजी महाराज पे, जिनके ऊपर अभी छावा मूवी बनी थी, शिवाजी सावंत की एक बुक है छावा। ठीक है। फिर बात करते हैं हैंड्स ऑफ लव, अबुकर मंगल, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की ये स्कीम है। इसमें अनाथ बच्चों को हर महीने एवरी मंथ 2000 रुपए की माह की राशि दी जाएगी, लगभग 18 उम्र तक या जब तक उनकी पढ़ाई पूरी हो जब तक। ठीक है। हैंड्स ऑफ लव मतलब गवर्नमेंट ने उनकी तरफ प्यार के हाथ बढ़ाए हैं जो भी अनाथ बच्चे हैं तमिलनाडु के। देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये अहमदाबाद गुजरात में बनेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपर्पज ये कॉम्प्लेक्स होगा और ये वीर सावरकर के नाम पर बनेगा, नारायणपुरा अहमदाबाद गुजरात। व्योम मित्र की बात करें, व्योम आपको पता है अंतरिक्ष का पर्यायवाची है व्योम, व्योम मित्र। ठीक है। आकाश का मित्र ये क्या है, ये एक ह्यूमनॉइड है, ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये क्या है, रोबोट है जो अंतरिक्ष में जाएगा और वहां की खूब सारी इंटेल सूचनाएं पृथ्वी तक लाएगा और ये रोबोट वहां पे भेजा जाएगा। ये हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, ऊपर का पूरा पार्ट मनुष्य जैसा है, बाकी ये मशीन से बना हुआ है जो अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण मिशनों पे जाएगा और वहां से जानकारी लेकर आएगा। इसरो के द्वारा बनाया हुआ है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस है व्योम मित्र। और दिसंबर 2025 में जो गगनयान में अनक्रूड मिशन, मतलब अनक्रूड मिशन वो होता है जिसमें मनुष्य को नहीं भेजा जाता, ह्यूमन जो लिविंग एंटिटी है उसको नहीं भेजा जाता, उसकी जगह इस रोबोट को भेजा जाएगा और बिना मानव वाले उड़ान में भेजा जाएगा 2025 दिसंबर में। और ये इसरो का मिशन है, इसरो द्वारा बनाया गया है व्योम मित्र। केवल ऊपरी शरीर हाफ ह्यूमनॉइड है, केवल ऊपरी शरीर मनुष्य जैसा दिखता है, बाकी सारी ये मशीन है। ठीक है। 71वां जो नेशनल अवार्ड्स है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स है 71वें, ये नई दिल्ली में विज्ञान भवन में दिए गए और राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये दिए गए। और इसमें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के ये अवार्ड्स हैं जो 71वें नेशनल अवार्ड दिए गए। ये 2023 के अवार्ड है, उस समय इनकी घोषणा हो गई थी और ये अब जाकर 2025 में दिए गए हैं। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान, जिनकी एक मूवी आई थी जवान। और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है मोहनलाल, जो मलयालम एक्टर्स हैं और इन्होंने मलयालम इंडस्ट्री को ये
मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल जी को। और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिले हैं रानी मुखर्जी को, इनकी मूवी है मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, इनको मिला है। 12th फेल मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। फिर बात करते हैं जल प्रदूषण की। अब अपन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। जल प्रदूषण की बात करें तो नाइट्रेट अगर पानी में मिला हुआ है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। आर्सेनिक मिला हुआ है तो ब्लैक फुट या त्वचा का कैंसर हो जाता है। और अगर पारा मिला है, लेड मिला है तो मिनी माता नाम की डिजीज होती है। कैडमियम मिला है तो इताई नाम की डिजीज होती है। ध्वनि प्रदूषण किसको बोलते हैं? ध्वनि को जो मापा जाता है वो डेसिबल में मापा जाता है, डीबी में मापा जाता है। अगर ध्वनि 80 डेसिबल से ऊपर है तो वो ध्वनि प्रदूषण बोला उसको जाएगा। ठीक है, शहरों में ये समस्या अब ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी बनाया गया था ग्रीन मफलर नाम का, जिसमें हाईवे के चारों तरफ पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे ताकि नॉइज पोल्यूशन कम हो। अहमद खान ये बेंगलोर के निवासी है, इन्होंने क्या किया है कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको पुनश्चक्रित करके और उसको किसी ब्लेंड में पाउडर से मिक्स करके इन्होंने बिट्यूमिनस रोड बनाने में काम में लिया है, मतलब प्लास्टिक से रोड बनाने का कार्य किया है। और ये पेटेंट इनके नाम जाता है अहमद खान जो बेंगलोर से हैं। ठीक है, और प्लास्टिक का जो पाउडर बनेगा उसको बिट्यूमिनस के साथ में लेकर एक रोड बनाएंगे। अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा में मुख्यतः दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो H2SO4 HNO3। तो H2SO4 की तो मात्रा होती है 60 से 90% और HNO3 की मात्रा होती है 30 से 40% नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, तो इस प्रकार ये वर्षा जो होती है वो अम्लीय वर्षा होती है। और आमतौर पर बोला जाता है जो पहली बरसात होती है पूरे साल में, उसमें अम्लीय वर्षा की अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और उसमें अपने को नहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो भी इन्वायरमेंट में जमे हुए हैं H2SO4 के बादल हैं, HNO3 है, ये सब पानी के साथ मिक्स होकर नीचे आते हैं और लोग बाग उसका जमाव भी करते हैं ताकि उसको बैटरियों में अपन काम में ले सके। अम्लीय वर्षा में SO2 NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड ये मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं। और अन्य उसमें होते हैं मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब उसमें पाए जाते हैं। हेलसिंकी प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल 1985 में आया SO2 रिडक्शन के लिए। SO2 का ज्यादा उत्पादन नहीं हो, ज्यादा एनवायरमेंट में नहीं जाए, इसके रिडक्शन के लिए हेलसिंकी प्रोटोकॉल आया 1985 में। ठीक है, ओजोन चरण, ओजोन O3 नाम की एक गैस होती है जो कि समताप मंडल में व नीचे अपने क्षोभ मंडल में पाई जाती है। तो समताप मंडल वाली जो ओजोन है वो अपने लिए हेल्पफुल है, मतलब वो अच्छी है। जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है वो ओजोन अपने लिए हानिकारक है। समताप मंडल वाली ओजोन अभी धीरे धीरे कम हो रही है तो अपन उसको बोल देते हैं ओजोन छिद्र। तो ओजोन का क्षरण हो रहा है और ये क्षरण ध्रुवीय क्षेत्रों में ज्यादा होता है और बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, वियना कन्वेंशन, वियना प्रोटोकॉल ये आया था 1985 में, हेलसिंकी के साथ ही आया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 1983 में आया, इसमें ओजोन क्षरण को लेकर बचाने के लिए इसका टारगेट किया गया। ओजोन क्षरण को इसलिए अपन कम करना चाहते हैं क्योंकि ओजोन पृथ्वी से सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको सीधे पृथ्वी पर आने से रोकती है। और ये अल्ट्रावायलेट रेज अगर सीधे पृथ्वी पर आई तो ये सब कैंसर कारक, बीमारियों कारक ये सब हो सकता है। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आयोजन किया गया। किगाली समझौता 2016 में इसका आयोजन किया गया और ये समझौता किया गया जब आपको पता है कि O3 क्षरण सबसे ज्यादा करता है रेफ्रिजरेटर, इन सबसे निकलने वाली जो CFC गैसें हैं वो सबसे ज्यादा O3 का क्षरण करती है, अर्थात ओजोन परत को हानि पहुंचाती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको कम करने के लिए कदम उठाए गए तो लोगों ने HFC का इस्तेमाल करने लग गए। अब HFC भी बढ़ गई, HFC बढ़ गई तो HFC पे रोक लगाने के लिए किगाली समझौता किया गया 2016 में। ठीक है, और हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव क्या होता है कि खूब सारा जैसे ये पृथ्वी की सतह है, जैसे सतह है इसके ऊपर खूब सारा गैसों का आवरण हो जाता है। ये आवरण हो जाता है तो ये क्या करता है, पृथ्वी के टेम्परेचर को अंदर के अंदर बढ़ा देता है। अगर कोई रेज आ रही है ज्यादा तीव्रता की है तो वो अंदर एंटर कर जाएगी तो वो वापस बाहर नहीं जा पाएगी। इस प्रकार अंदर का जो क्षोभ मंडल का नीचे का जो बादलों के नीचे का जो एनवायरमेंट है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये हरित गृह प्रभाव का कॉन्सेप्ट है। और टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसको अपन
अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जो एक पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सूर्य से जो आने वाली अधिक तीव्रता की किरणें हैं वो तो अंदर एंटर कर जाती है, और मतलब अंदर एंटर करने के बाद में वो अधिक तीव्रता वाली बाहर निकल जाएगी, लेकिन जिनकी कम तीव्रता है अर्थात जिनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, वो वहीं ट्रैप हो जाएगी, ट्रैप होकर वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। तो आप देख रहे हो अभी 47 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, जो सब इसका कारण है। हरित गृह प्रभाव में कौन कौन सी गैसें आती है? CO2 गैस हरित गृह प्रभाव करती है 60% तक। मेथेन करती है, मेथेन जो पशु जुगाली करते हैं उसमें से मेथेन निकलती है, कीचड़ में से मेथेन निकलती है, धान के खेत में से मेथेन निकलती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये करती है, N2O करती है, H2O करती है। H2O वैसे नुकसानदायक नहीं है क्योंकि H2O ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती, ये केवल हरित गृह प्रभाव ही दिखाती है। H2O ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती है, हरित गृह प्रभाव की गैसें है। वैसे हरित गृह प्रभाव अच्छा है। 15 अगर हरित गृह प्रभाव नहीं होगा तो अपनी जो पृथ्वी की सतह है वो ठंडी हो जाएगी, अपन जम जाएंगे। तो हरित गृह प्रभाव जरूरी है, इसलिए पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, थोड़ा सा गर्म रहता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि ये ग्लोबल वार्मिंग करती है। हरित गृह प्रभाव किसे किसे कहते हैं वो वापस देख लेते हैं कि लघु तरंग दैर्ध्य वाली सौर विकिरण हेतु पारगम्य रहती है तथा दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों हेतु अपारगम्य रहती है। जैसे ये है, ये गैसों का जो बादल है, ये बादल अगर किसी की लघु तरंग दैर्ध्य है, अगर वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट वेवलेंथ वाली किरणों के लिए पारगम्य, वो बाहर निकल जाएगी। शॉर्ट जिनकी वेवलेंथ होगी ना, क्योंकि लैम्बडा क्या होता है, जो इंटेंसिटी है इसके विपरीत होता है, तो जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वो बाहर निकल जाएगी, और जिसकी लेमडा मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी तीव्रता कम होगी तो वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, अर्थात ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली तो अंदर ट्रैप हो जाती है, जो हरित गृह प्रभाव को दिखाती है। अच्छा, अपन वेस्ट का जो रिसाइकल करने के लिए 5R टेक्नोलॉजी अपनाते हैं उसको बोलते हैं रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज। मतलब कोई भी प्लास्टिक है उसको रिड्यूस करो, एक तो उपयोग कम करो, उसको वापस यूज ले लो, रीपर्पज, रीसाइकल। ठीक है, ये आप टर्म याद रखना, मेंस में कहीं आंसर राइटिंग में आपके काम में आएगा। कार्बन फुटप्रिंट किसको बोलते हैं? जैसे मान लो मैं हूं, मैं कितना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता हूं, अर्थात मेरी गाड़ी से कितना उत्सर्जन हो रहा है, मेरे घर से कितना उत्सर्जन हो रहा है, तो ये सभी कार्बन फुटप्रिंट कहलाते हैं। संस्थान, व्यक्ति, उत्पाद के द्वारा किए गए कुल कार्बन उत्सर्जन को कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। अगर मैं कार्बन फुटप्रिंट कर रहा हूं और उतने में पेड़ लगा रहा हूं तो मैं उसको न्यूट्रलाइज कर रहा हूं। ब्लू कार्बन परितंत्र, ब्लू कार्बन परितंत्र किसको बोलते हैं? जो भी अपने तटीय क्षेत्र जैसे वेस्ट बंगाल वाला, उड़ीसा वाला, आंध्रा वाला तटीय क्षेत्र की जो समुद्री घास होती है, मैंग्रोव वनस्पतियां होती है, जो कार्बन पृथक्करण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कार्बन को सोख लेती है, सिंक कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, और ये अपने लिए अच्छा है, ब्लू कार्बन परितंत्र। आनंद मोहन चक्रवर्ती की बात करें तो इन्होंने स्यूडोमोनास पुटिटा नाम का एक जीवाणु है, उसकी खोज करी। ये जीवाणु क्या करता है, समुद्र में अगर तेल फैल गया है, तेल प्रदूषण हो रहा है, तो ये क्या करता है, उसको तेल को सोख लेता है, लगभग 3/4 तेल को कम करने में सक्षम है, स्यूडोमोनास पुटिटा नामक जीवाणु। जैव ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें, जैव ऑक्सीजन डिमांड ये ऐसी होती है जल में उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ है, जो भी कार्बनिक मैटर्स है, उन सब का अपघटन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जल प्रदूषण होगा। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? जल में उपस्थित कार्बनिक प्लस अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो सीओडी कहलाती है, और सीओडी भी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रदूषण होगा। डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करें तो जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा 0.8 mg पर डेंसिटी से कम हो तो जल प्रदूषित कहलाता है, तो 0.8 तक तो ये ऑक्सीजन होनी चाहिए। शैवाल प्रस्फुटन, एल्गी ब्लूम किसको बोलते हैं? अब क्या कर रहे हैं, अपन खेतों में खूब सारे पेस्टिसाइड यूज ले रहे हैं, ये पेस्टिसाइड नदियों के साथ बहकर समुद्र में चल जाते हैं या फिर तालाब में चल जाते हैं। तालाब में चल जाते हैं तो वहां की जो वनस्पतियां हैं वो इन पेस्टिसाइड को लेकर बहुत सारी डेवलप हो रही है, बहुत सारे शैवाल वहां पे डेवलप हो रहे हैं जो बिल्कुल पूरे उसको तालाब को या समुद्र को घेर लेते हैं। सूर्य का प्रकाश भी अंदर नहीं जा पाता, तो अंदर जो रहने वाले जीव हैं, मछलियां हैं, जो समुद्री जीव है, तालाब में रहने वाले जो परितंत्र के जीव हैं, इन सबको हानि पहुंचती है, तो ये एल्गी ब्लूम कहलाती है। मतलब जो शैवाल है इनकी अतिशय वृद्धि हो जाती है जो नुकसानदायक है। जल हाइसिंग नाम का एक उदाहरण है, आइसोफोर्निया कैसिपिस नामक पादप है, ये ऐसे फैलता है।
उसको शैवाल प्रस्फुटन बोलते हैं। जैव आवर्धन किसको बोलते हैं? अगर कोई अविषाक्त पदार्थ है, जो विषाक्त पदार्थ है उसकी सांद्रता में वृद्धि होना जैव आवर्धन कहलाता है। जैसे पारा, ये सब है, ये एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाएंगे तो उनकी वृद्धि होती जाती है। और जबकि एनर्जी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो 10% एनर्जी का ह्रास होता है। ये लिंडेमान का प्रयोग था। राष्ट्रीय गुणवत्ता वायु सूचकांक NAQI बोलते हैं। ये सूचकांक भी 17 सितंबर 2014 से स्टार्ट हुआ, जब मोदी जी सरकार, मोदी गवर्नमेंट आई थी फर्स्ट टाइम में। इसमें क्या है, इसमें एक संख्या, एक रंग और एक विवरण इसका टैगलाइन है। और इसमें खूब सारे जो वायुमंडल में जो पर्यावरण नुकसान करने वाले जो कारक हैं, लगभग 9 ऐसी गैसें यौगिक हैं जिनका ये पैरामीटर दर्शाता है। तो PM 2.5 पर्टिकुलर मैटर 2.5, PM 10 और O3 जो क्षोभ मंडल की ओजोन है, NO2, SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 लेड, इन सब के बारे में ये जानकारी अपने को देता है कि भाई इस एरिया में पर्टिकुलर कितनी जानकारी है। आप देखते हो ना, जब सिटी में आते हो तो बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, उनमें सारी जानकारी लगती है, भाई SO2 इतनी है, CO इतनी है, यहाँ पे NH3 इतनी है, या फिर O3 इतनी है। तो ये सब जानकारी अपने को मिल जाती है। तो एक संख्या, एक रंग, एक विवरण, ठीक है। इसमें गुड एनवायरमेंट किसको बोलेंगे? जिसका NAQI 0 से 50 के बीच में हो, 50 से 100 के बीच में हो उसको सेटिस्फैक्ट्री बोलेंगे, 100 से 200 के बीच में हो उसको मॉडरेट बोलेंगे, 200 से 300 के बीच में हो वहां का एनवायरमेंट को पुअर एनवायरमेंट बोलेंगे। और अगर 300 से 400 हो जिसका NAQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर 300 से 400 है तो वो वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है। और 400 से ऊपर हो तो वो सीवियर की कैटेगरी में आता है। दिल्ली का जो अपन एनवायरनमेंट देखते हैं वो कभी कभी सीवियर की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें। अब कुछ दिवस है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। 21 मार्च, मार्च के महीने में 21 मार्च ये विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके नेक्स्ट डे, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 22 वाले तीनों आप याद रखना। 22 मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल पृथ्वी दिवस है, 22 मार्च जल दिवस है, और 22 में जैव विविधता दिवस है। इनमें दो में कंफ्यूज मत होना। 21 मार्च को वन दिवस बोलते हैं विश्व, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस बोलते हैं। 2 दिसंबर को बात करें, 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है जो बाहर निकल गई थी, और रात को लगभग 1-2 बजे ये इंसिडेंट हुआ। खूब सारे लोग वहां पे जिनका दम घुटने से मौत हो गई, और आज भी वहां पे पीढ़ी मतलब बताते हैं तो वो इलाका बिल्कुल डेवलप अभी तक नहीं हुआ है, और वहां पे बच्चे भी हो रहे हैं तो वो एक विकलांगता के साथ में पैदा हो रहे हैं। 5 दिसंबर की बात करें तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है हर साल, हर 2 साल में एक बार होती है, और ये अजरबैजान में हुई 2024 में। $300 बिलियन का फंड इसमें रखा गया विकसित विकासशील देशों के लिए। COP 30 ये अगली साल अभी 2025 में होगी बेलम ब्राजील में, ठीक है। UNEP एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद में, ठीक है। IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका हेडक्वार्टर ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, और IUCN की स्थापना 1948 में हुई, 1948 में भारत आजाद हुआ ना, उसके एक साल बाद में IUCN की स्थापना स्विट्जरलैंड में हुई, जो नेचुरल रिसोर्सेज और जो नेचर है इसके लिए कार्य करता है IUCN। जो रेड डाटा लिस्ट है ना, आप सुनते हो क्रिटिकली डेंजर, इन डेंजर है, एक्सटिंक्ट है, ये सब रेड डाटा लिस्ट भी IUCN द्वारा जारी की जाती है। UNFCCC जो मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP 29 जो अजरबैजान में हुई, COP 30 जो बेलम ब्राजील में होगी। UNFCCC भी क्या करता है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करता है एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है उसके ऊपर उसको कंट्रोल करने के लिए UNFCCC बनाया गया था 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, ठीक है। IPCC की बात करें, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC बना, ये 1988 में बना, ये भी न्यूयॉर्क USA में है। WWF की बात करें, वर्ल्ड वाइड फंड की बात करें तो मार्जेव स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1961 में ये बना था।
ये सारी संस्थाएं मैं आपको बता रहा हूँ जो पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज इन सब से लेकर इन सब पे कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, जो ये एनजीओज हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की बात करें, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1971 में ये बना था। और भारत में कुछ एक्ट आए, भारतीय वन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये 1927 में आया था, 1927 में, ठीक है। उस समय आपको पता है वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस समय के आसपास, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण की बात करें, वन्य जीव संरक्षण एक्ट ये 1972 में आया, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके बाद में वन्य जीव संरक्षण एक्ट आया, वन्य जीव को सुरक्षित करने के लिए। जल प्रदूषण की बात करें, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रक एक्ट ये 1974 में आया, जब इंदिरा गांधी यहाँ पे भारत में पीएम थी। और जल प्रदूषण और वन्य जीव संरक्षण ये दोनों एक्ट इंदिरा गांधी के समय भारत में आए थे। वायु प्रदूषण निवारण एंड नियंत्रक एक्ट ये भी इंदिरा गांधी के समय 1981 में आया, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रक एक्ट। पर्यावरण संरक्षण एक्ट ये 1986 में आया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण एक्ट। अब बात करते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल की। ये 2000 में हुआ और कोलंबिया में हुआ, और जैव सुरक्षा को लेकर ये प्रोटोकॉल था। उस समय जो मॉडिफाइड कर रहे थे ऑर्गेनिज्म को, मतलब जीवों में, जैसे वो आ रहा था ना बीटी बैंगन, ये सब उनमें मतलब वेराइटी ला रहे थे ताकि खरपतवार और कीटनाशक वो जो पेड़ पौधा है उसमें बैठे ही नहीं, पहले ही मर जाए। तो इन सब के लिए जैव सुरक्षा के लिए ये कोलंबिया में कार्टेजेना प्रोटोकॉल किया गया। रोटरडम की बात करें, रोटरडम कन्वेंशन ये नीदरलैंड में है, और ये कन्वेंशन किया गया कीटनाशक रोग के लिए 2004 में। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में लाया गया 1973 में। और बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, जैव विविधता जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहले वाल्टर जी रोजेन ने दिया 1985 में। बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार की होती है। प्रजातीय विविधता, इसमें क्या करते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। इसमें किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजाति है, इन विभिन्न प्रजातियों के बारे में आकलन किया जाता है, इनकी संख्या कितनी है। आनुवांशिक विविधता, एक ही प्रजाति में कितनी प्रकार की जो जीन्स है, जीन पर विविधता कितनी होती है, वो आनुवांशिक विविधता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में कितनी आनुवांशिक मतलब जीन को लेकर कितनी विविधताएं हैं, तो वो आनुवांशिक विविधता है। और परितंत्रीय विविधता, अलग अलग परितंत्रों में जो विविधता पाई जाती है, जैसे जलीय परितंत्र है, वन का परितंत्र है, इनमें जो विविधता पाई जाती है वो परितंत्रीय विविधता उसको बोलते हैं। महाजैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसमें क्या है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ पर खूब सारी वनस्पति, खूब सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को महाजैव विविधता बोलते हैं। विश्व में अभी तक 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इनमें 2 भारत में है पूर्णतः, और 2 आंशिक रूप से भारत में है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन देता है ये टैग, ये आईयूसीएन जो 1948 में बना ग्लांड स्विट्जरलैंड में, और WWF जो 1961 में बना, ये सब दोनों मिलकर घोषणा करते हैं भाई ये क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब वहां पे खूब सारे जैव जंतु और वनस्पति ये सब पाई जाती है, तो ये उस क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल देते हैं। तो 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये पूर्णतः भारत में है, उनमें पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, ये दोनों पूर्वी हिमालय का जो पार्ट है मेघालय वाला, ये सब नागालैंड वाला ये, और पश्चिमी घाट वाला केरल कर्नाटक वाला जो पार्ट है ये। और आंशिक रूप से है इंडोवर्मा व सुंडालैंड, ये आंशिक रूप से। इस प्रकार भारत में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। स्थानबद्ध प्रजाति बोलते हैं ओनली एक जगह पर ऐसी प्रजाति जो केवल एक ही जगह पे मिलती है, जैसे नीलगिरी ताहार, वो नीलगिरी ताहार केरल में नीलगिरी की जो पहाड़ी है उसी पे मिलते हैं, तो ये स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। जैसे योमो की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर साइड में मिलती है, हिमालय क्षेत्र में मिलती है, तो स्थानबद्ध प्रजाति है। जैसे नीलगिरी ताहार, लोयन टेल मकाक, ये सारा नीलगिरी पश्चिमी घाट में मिलते हैं, तो ये स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात करें 2000 में हुआ, मैंने आपको बताया था। एलएमओ जीवित संशोधित जीवों के लिए हुआ, और इनके जो संभावित खतरे हैं भविष्य में, इन सबको लेकर जैव विविधता की रक्षा करना, ये सारे इस प्रोटोकॉल के कार्य थे। आईयूसीएन के बारे में मैंने आपको बताया 1948 में इसकी स्थापना हुई। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज व नेचर को कंजर्व करने के लिए आईयूसीएन की स्थापना की गई 1948 में, और ये रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। ये 9 कैटेगरी में डिवाइड है। इसमें कैटेगरी है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, जो जीव जंतु वनस्पति जो वाइल्ड लाइफ से खत्म हो चुके हैं उनके बारे में।
CR मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल, और NT मतलब नियर थ्रेटन, और LC मतलब लीस्ट काउंट, DD मतलब जो डाटा डेफिशिएंट, जिनके डेटा नहीं है, NE मतलब नॉट एविलेटेड, जिनके बारे में अभी कोई एविलेशन किया नहीं गया। तो ये जो तीन कैटेगरी है, CR, E और वनरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वनरेबल, इनको अपन थ्रेटन्ड कैटेगरी बोलते हैं, ये संकटापन्न कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक बग है जो चूरू में पाया जाता है, ये वनरेबल कंडीशन में अभी है, हो सके तो ये हो सकता है, अगर इसकी ज्यादा केयर नहीं की गई तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में चला जाए। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बात करें, जो थ्रेटन कैटेगरी में आती है, तीन मैंने आपको बताया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वनरेबल। ठीक है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड किसको बोलेंगे? अगर 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में 90% किसी की जनसंख्या में कमी आई है, किसी वनस्पति या जंतु की, या फिर वर्तमान में 50 ही जनसंख्या उनकी बची है, तो उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं। एक्सटिंक्ट जिसको बोलते हैं, एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो चुके हैं, डोडो पक्षी जो मॉरिशस में है वो खत्म हो चुके हैं, गोल्डन टॉड, ये सब एक्सटिंक्ट हैं। एनरिचमेंट प्लांटेशन क्या बोलते हैं? अगर मान लो एक उत्पादन अच्छा हो रहा है और वो अपने को फायदा भी दे रहे हैं, जैसे चंदन की लकड़ी है, तो साउथ में सब जगह चंदन की लकड़ी, अपन चंदन के पेड़ लगाते हैं, तो एनरिचमेंट प्लांटेशन बोलते हैं। इससे बाकी सारे पेड़ उगेंगे नहीं और जैव विविधता को हानि होगी। ठीक है, जैसे अपन सिटी की बात करें तो कबूतरों की संख्या ज्यादा है, तो कबूतर हो गए, CDR कौवेर ये है नहीं, तो वो एनरिचमेंट प्लांटेशन हो गया। ठीक है, अर्थ समिट की बात करें तो पृथ्वी समिट 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुई, उसमें खूब सारे रिजल्ट्स निकल के आए। उनमें जैव विविधता को लेकर एक रिजल्ट था CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। उस समय इसमें 193 देशों ने भाग लिया, जैव विविधता संरक्षण हेतु 193 देशों ने सिग्नेचर किया। तो CBD एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, जो 1992 के अर्थ समिट के दौरान ये रिजल्ट निकल के आया। IUCN की 1973 में एक मीटिंग हुई, उसमें साइट्स नाम की संस्था की स्थापना की गई। ये जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका जो व्यापार होता है उसको रोकने के लिए साइट्स की स्थापना की गई 1973 में। मतलब जो भी संकटापन्न प्रजातियां हैं उनका माइग्रेशन नहीं हो, उसको रोकने के लिए स्थापना की गई। बायोडाइवर्सिटी इंडिया में एक्ट आया 2002 में, जैव विविधता एक्ट अधिनियम 2002 में इंडिया में आया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ये चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, NBA। और स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हर स्टेट, जो भी भारत के जितने भी स्टेट हैं उन सब में बनी हुई है, और जो ग्रामीण स्तर है उस पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है। इस प्रकार ये एक्ट 3 भागों में इसको बांटता है, जो 2002 का बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। NGT की बात करें तो NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोलते हैं, 2010 में इसकी स्थापना हुई और न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। वन्य जीव सुरक्षा एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, ये 1972 में आया था भारत में। भारत में अप्रोक्स अभी 106 नेशनल पार्क हैं, 573 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 18 जैव मंडल निश्चय, 22 पे रिजर्व हैं। जैव विविधता विरासत स्थलों की बात करें तो लगभग 45 है, और ये जो उड़ीसा में है गुप्तेश्वर वन, ये अभी फरवरी 2024 में बना था। कुछ नेशनल पार्क अपन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। दाचिंगम नेशनल पार्क ये कश्मीर में है, और यहाँ पे कश्मीर का जो स्थानापन प्रजाति है, जो जिसको कश्मीरी स्टेग या हंगुल बोलते हैं, वहां का जो राष्ट्रीय राजकीय पक्षी है वो यहाँ पे पाया जाता है। वन विहार, संजय, पेच, बांधवगढ़, ये सारे नेशनल पार्क MP में हैं। मधुमुलाई अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर में। प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको बताया इंडिया में 1973 में इसकी स्थापना हुई और ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। वीरांगना दुर्गावती बाघ रिजर्व, ये MP में है। ठीक है, नया बाघ रिजर्व बना है, वीरांगना दुर्गावती बाघ रिजर्व। चीरू या तिब्बती एंटीलोप, ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। जोमो की बात करें, ये याक व गाय का मिश्रण है, ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। जैव मंडल निश्चय की बात करें, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। एक तो कोर जोन, उसके चारों ओर बफर जोन, उसके चारों ओर ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में सारी गतिविधियां हो सकती है, बफर जोन में परमिशन लेके गतिविधियां कर सकते हो, कोर जोन में किसी प्रकार की कोई टूरिज्म जैसी कोई गतिविधियां नहीं होती हैं। ये बिल्कुल सेफ जोन होता है जानवरों के लिए। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, उनमें से 11 जीव मंडल निश्चय, जो यूनेस्को की जो नेटवर्क है, बायोस्फीयर रिजर्व का जो नेटवर्क यूनेस्को द्वारा बनाया गया, उसमें लगभग 12 नहीं अब 13 शामिल हो गए हैं 18 में से। ठीक है,
वर्तमान में पन्ना को भी उसमें यूनेस्को जो नेटवर्क है उसमें जोड़ दिया गया है। इस प्रकार टोटल 12 हो गए और वर्तमान में एक और को जोड़ा है। इस प्रकार ये 13 बायोस्फीयर रिजर्व होंगे जो यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। ये केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में है। यहाँ पे जो बदर जैसी पूछ वाले बंदर मिलते हैं वह नीलगिरी ताहर यहाँ पे मिलता है। पंचमढ़ी की बात करें तो ये एमपी में है। अगस्तमलाई की बात करें तो केरल में है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच का जो हिस्सा है वो मन्नार की खाड़ी कहलाता है। अचन कमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आते हैं। कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो हिमाचल क्षेत्र में आते हैं। ये जो कोल्ड डेजर्ट है ना, इसको यूनेस्को के नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल किया गया है। इस प्रकार 13 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। सुंदरवन जीव मंडल निश्चय बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरवन जो वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे भोगने वाले मृग यानी हिरण मिलते हैं और यहाँ पे मैंग्रोव वन की लकड़ियां मिलती है। फोमिजा नाम की जो लकड़ी होती है वो मैंग्रोव वन की लकड़ियां होती है जिनमें कार्बन सिंक करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। साइलेंट वैली की बात करें तो साइलेंट वैली केरल में है। साइलेंट वैली इसलिए बोलते हैं कि वहां पे झिंगूर भी नहीं है, रात में कोई भी आवाज नहीं होती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता साइलेंट वैली में पाई जाती है क्योंकि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। भारत की कुछ परियोजनाएं हैं जैसे कस्तूरी मर्ग को लेकर परियोजना है। कस्तूरी मर्ग को लेकर 1970 में एक्ट आया। गिर शेर जो गिरनार हिल्स जो गिर जिला है गुजरात का वहां पे पाए जाते हैं और गिर शेर इनके लिए 1972 में प्रोजेक्ट आया। बाघ प्रोजेक्ट 1973 में आया। घड़ियाल प्रोजेक्ट 1975 में आया और गेंडा प्रोजेक्ट 1987 में आया। जो घड़ियाल है, घड़ियाल केवल चंबल नदी में पाई जाती है भारत में, ठीक है। हाथी प्रोजेक्ट ये 1992 में आया। गिद्ध संरक्षण के लिए 2006 में प्रोजेक्ट आया। चिपको आंदोलन की बात करें तो गढ़वाल जो उत्तराखंड का जो एरिया है वहां पे जो रेनी गांव है उसमें 1972 में चिपको आंदोलन हुआ और उसमें सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व किया। गौरी देवी नाम की औरत थी, कोई पेड़ काटने आया तो सब पेड़ों को चिपक गए थे। इस प्रकार पेड़ नहीं काट पाए तो इसको चिपको आंदोलन के द्वारा पुकारा गया। आरावाड़ी वन क्षेत्र, आरावाड़ी वन क्षेत्र ये पश्चिमी बंगाल में है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ये मोलाई जादव मोलाई को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। वानिकी अनुसंधान शिक्षा विस्तार परियोजना ये वर्ल्ड बैंक की परियोजना है जो वनों को लेकर जारी की गई थी। सामाजिक वानिकी परियोजना, सामाजिक वानिकी परियोजना ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई और 1976 में ये स्टार्ट हुई थी। वाटरमैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, राजस्थान से संबंधित है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान ये जोरहाट आसाम में है। मिग 21 को अलविदा कह दिया गया है भारत से। मिग 21 वायुसेना 62 साल तक वायुसेना में सर्विस करी और भारत का फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट था। और 1965 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जो बांग्लादेश के साथ में हुआ दिसंबर में 1965 का युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ। 1999 का युद्ध जो कारगिल विजय जिसमें विक्रम बत्रा थे और 2019 की जो बालाकोट एयर हवाई स्ट्राइक थी, जो अभिनंदन की जो स्ट्राइक थी उनके पास मिग 21 ही था। तो इन सब जगह पे ये काम में आया। मिग 21 जो अब सुपर एन्यूएट हो गया है। बालाकोट में इसने जो पाकिस्तान का F-16 है उसको गिराया था और सितंबर 2025 में इसकी विदाई हो गई है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बॉटनिकल BSI इसका जो डायरेक्टर बना है वो कनाद दास बने हैं। ये माइक्रोलॉजिस्ट है, माइकोलॉजिस्ट जिसको कवक विज्ञानी बोलते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये हिमाचल प्रदेश में है। 12वां बना था पन्ना। रामसर साइट की बात करें तो बिहार में गोकुल जलाशय व उदयपुर की जो उदयपुर झील व मैनार है ये सब रामसर साइट का इनको दर्जा दिया गया है। ISSF जूनियर वर्ल्ड जो शूटिंग चैंपियनशिप होगी, जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप ये दिल्ली में आयोजित होगी। और महिला 50 मीटर प्रोन मतलब लेटी हुई पोजीशन में राइफल में अनुष्का ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया से और आंशिका ने सिल्वर जीता है। पुरुषों में दीपेंद्र सिंह ने सिल्वर जीता है और रोहित ने ब्रॉन्ज जीता है। यूएनजी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सबसे बड़ी असेंबली है यूनाइटेड नेशन की। नॉर्मल जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सारे यूएनजी में ही आयोजित किए जाते हैं। जैसे एक संसद हो गई यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का मुख्य प्रतिनिधि अंग है यूएनजी जनरल असेंबली। इसमें 193 देश है। इसका 80वां सत्र भी आयोजित किया गया
और 1945 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो अध्यक्ष है यूएनजीए के वो अन्ना लेना बेरबॉक हैं। अब इसमें 5 जगह से देश आते हैं। एक तो अफ्रीकन देशों का समूह है, जो भी अफ्रीका आइलैंड के देशों का समूह है, उनमें से लगभग 54 देश हैं। एशिया प्रशांत समूह है, जिसमें जापान, रसिया, चीन, भारत ये सब है, इनमें से 55 देश हैं। और पूर्वी यूरोपीय देश, जो अपन पूर्वी के जो यूरोपीय देश है, कजाकिस्तान, ये सारे देश हैं, इनमें 23 देश हैं। और लेटिन अमेरिका व कैरिबियाई देश, जो साउथ अमेरिका वाले जो कंट्री है, कैरिबियन आइलैंड है, बहामास टाइप के, ये 33 देश हैं। और पूर्व पश्चिमी यूरोप व अन्य, जो यूएसए वाला पार्ट है, पश्चिमी यूरोप वाला पार्ट है, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, ये सब है, इनमें से 28 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। पैरा खिलाड़ियों के लिए जो दिव्यांग है उन सबका एक चैंपियनशिप होगा, और वर्ल्ड स्तरीय है तो ऐसा पहला चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित होगा, और ये 12वें नंबर का है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर को मिला है दिलजीत दोसांझ को। ये इम्तियाज अली की मूवी है अमर सिंह चमकीला में इन्होंने कार्य किया था, और नवंबर में ये अवार्ड दिया जाएगा, एमी अवार्ड। इनका नॉमिनेशन हुआ है दिलजीत दोसांझ का। ईएफटीए की बात करें तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये 3-4 देशों का एक समूह है। फ्री ट्रेड एसोसिएशन का एक समूह है ईएफटीए। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिम्स्टिन, ये सब 4 देश इसमें ईएफटीए में है। और भारत हाल ही में इन देशों के साथ में फ्री ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया है भारत ने। 1 अक्टूबर से ये लागू हो जाएगा। रेवत की पहाड़ियां ये नागौर में है, टंगस्टन के लिए फेमस थी। हाल ही में यहाँ पे यूरेनियम भी निकला है, लिथियम भी निकला है, तो अब रेवत की पहाड़ियां लिथियम नगरी भी कहलाएगी। शास्त्रीय संगीत गायक हैं छन्नूलाल जी मिश्रा, और ये यूपी से हैं, और इनका अभी देहांत हो गया है। और 2020 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किराना बनारस घराने से ये है पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ठीक है। सर क्रीक की बात करें तो गुजरात, जो ये जैसे ये भारत का कच्छ वाला एरिया है, और इधर पूरा पाकिस्तान है, तो कच्छ के इधर जो पानी वाला पार्ट है, जो समुद्र वाला पार्ट, अरब सागर वाला पार्ट है, उस पार्ट को गुजरात व कच्छ के बीच वाला जो पार्ट है समुद्र वाला, उसको क्रीक बोलते हैं। ये दलदली क्षेत्र भी यहाँ पे है। तो सर क्रीक गुजरात का कच्छ व पाकिस्तान का सिंध के बीच में 96 किलोमीटर लंबी जल पट्टी है, दलदली पट्टी है, वो समुद्र से जुड़ी हुई है, और इसको सर क्रीक बोलते हैं। इंसानों की बसावट वहां कम है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं हैं, और इसलिए महत्वपूर्ण है। तो 1914 में जो ब्रिटिश समझौता हुआ था उसमें इस सीमा को स्पष्ट नहीं किया गया, ये विवाद में है। भारत तो ऐसे बोलता है जैसे ये कच्छ है और इधर ये पाकिस्तान है, और बीच में सर क्रीक है। भारत तो ऐसे बोल रहा है कि जो रेखा बनाओ तो वो बीच में से बनाओ, पाकिस्तान ऐसे बोलता है कि नहीं, इधर से जो पूरी क्रीक है वो हम हमारे अंदर ही शामिल करना चाहते हैं। ये लड़ाई दोनों देशों के बीच में है। और वहां पे तेल के भंडार है, मछली संसाधन भरपूर है। कभी कभी मछुआरे जाते हैं तो लाइन तो बनी हुई नहीं है, तो मछुआरे इधर के उधर चल जाते हैं, उधर के इधर आके गिरफ्तार उनको किया जाता है। हाल ही में पाकिस्तान ने क्या किया, राहत ए पीर नाम का एक पोस्ट है समुद्र में ही, उस पोस्ट पे लगभग 64 लोगों के रहने का स्थान बनाया है। तो राजनाथ सिंह ने बोला है कि भाई ये सर क्रीक पर आप जो बसावट कर रहे हो वहां पे आप नजर मत डालना, ठीक है। परवीर रंजन की बात करें तो सीआईएसएफ के डीजी बने हैं, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो भी इंडस्ट्री है, पीएसयू, इन सब की जो रखवाली करता है, वो बने हैं परवीर रंजन। प्रवीण कुमार की बात करें तो आईटीबीपी, जो इंडियन तिब्बत वाली सीमा है, वहां पे जो फोर्स लग रही है आईटीबीपी, इसके डीजी बने हैं प्रवीण कुमार। ये दोनों 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, और इनको ये नियुक्ति दी है। बालोद एक जगह है छग में, और ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है चाइल्ड मैरिज फ्री अभियान के तहत। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय पेच बांधवगढ़, मैंने आपको बताया ना एमपी में है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी में है। यहाँ पे गज रक्षक ऐप एक बना है, इस ऐप के थ्रू जो वहाँ के जो हाथी हैं उनकी निगरानी की जाएगी। मानव व हाथियों के बीच में जो संघर्ष होते हैं वो कम किए जाएंगे। वह जब हाथी आएंगे तो पहले सायरन बज जाएगा ताकि मानव सतर्क हो जाए और उधर जाए नहीं। एनएससी की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट है, 1980 में ये बना था। और हाल ही में जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, जो लद्दाख में आंदोलन कर रहे हैं फ्री लद्दाख स्टेट को स्टेट बनाने के लिए, तो उनको अभी गिरफ्तार कर लिया एनएसए एक्ट में,
और उनको गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में उनको लाया गया है। एनएसए एक्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बोलते हैं। इसके तहत ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जो देश के सुरक्षा के में अड़चन पैदा करें, ठीक है, जो देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए। और गिरफ्तार कौन कर सकता है? केंद्र सरकार, राज्य, जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस कमिश्नर का अधिकारी इनको गिरफ्तार कर सकता है। एनएसए हिरासत का आदेश गिरफ्तारी वारंट की तरह होता है और राज्य बदला भी जा सकता है, जैसे उनको जोधपुर लाया गया, राजस्थान लाया गया। हिरासत के कारण 5 से 15 दिन में बताने होते हैं और हिरासत में जो व्यक्ति है वो अपना प्रतिनिधित्व भेज सकता है। एक सलाहकार बोर्ड बैठेगा और सलाहकार बोर्ड जिसमें हाईकोर्ट के जजेज होंगे, वो 3 हफ्ते के भीतर इसकी केस स्टडी करेंगे कि भाई सरकार ने गिरफ्तार किया है वो ठीक किया है नहीं किया। अगर ठीक नहीं किया तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। अगर कोई कारण नहीं मिलता है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। मैक्सिमम पीरियड 12 महीने तक होता है। 12 महीने तक आप उसको रख सकते हो एनएसए के अंदर। सलाहकार बोर्ड में हाईकोर्ट के जजेस का पैनल होता है। अब बात करते हैं एसीसी की, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं। ये 1983 में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में एसीसी शब्द बना। एसीसी का निर्माण दिल्ली में हुआ और इसका अध्यक्ष मोहसिन नकवी है। फिलहाल 30 सदस्य देश है इसमें और एशिया के जो देश है वो सारे इसमें है। 30 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर जो आईसीसी इंटरनेशनल जो क्रिकेट बोर्ड है, इसके जो दुबई में हेडक्वार्टर, उसके पास में एसीसी का हेडक्वार्टर बना हुआ है। एसीसी क्या करवाता है? एशिया कप जो भी खेल हुए जिसमें भारत विजेता रही पाकिस्तान को हराकर, जिनको ट्रॉफी नहीं मिली वो अलग बात है, एशिया कप, अंडर 19 एशिया कप व विमेंस एशिया कप का आयोजन एसीसी करवाता है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।